नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदियन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में भाषा के अर्थ के बारे में, स्वरूप के बारे में, विशेषताओं के बारे में, उत्पत्ति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की बेसिक जानकारी के रूप में। आज दूसरा वीडियो है हिंदी से संबंधित जानकारी। आज के इस वीडियो में हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 7 शाब्दिक अर्थों के बारे में, यानी हिंदी शब्द में कौन से अर्थ छिपे हुए हैं, कितने अर्थ छिपे हुए हैं, तो मेरी ओर से यानी तैयारी करके आया हूँ मैं 7 ऐसे शाब्दिक अर्थ जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल 7 ही हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ कौन कौन से हैं इसके बारे में यहाँ पर वीडियो बनाया गया है। तो ध्यान से सुनिए। हिंदी शब्द के बारे में 7 अर्थ और 2 अतिरिक्त जानकारी हिंदी शब्द के संबंध में तो देखेंगे। हिंदी के संबंध में पहला शाब्दिक अर्थ जो है विदेश शब्द है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विदेश शब्द है। हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द भी नहीं है और देश शब्द भी नहीं है। यह अपने आप में विदेश शब्द है। तो पहला पॉइंट यही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न कैसा पूछा जाएगा इस अंश पर तो ध्यान दीजिए। प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। हिंदी अपने आप में देशज है या विदेशज है या तत्सम है या तीनों। सबसे सरल प्रश्न, सरल विकल्प यह होते हैं। तो आप कौन सा ध्यान में रखेंगे? विदेशज। देश का मतलब होता है हमारा जो देश है माता तुल्य है। जा का अर्थ है जन्म लेना, यानी देश में जन्म लेने वाला शब्द नहीं है। विदेशज विदेश में जन्म लेने वाला शब्द है। और तत्सम संस्कृत का शब्द। ये तीनों नहीं है, तत्सम नहीं है, देशज नहीं है, ये 3 गलत हैं। आपका आंसर हो जाएगा विदेशज। सरल सा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, 4 विकल्प दे रहा हूं मैं आपको। हिंदी शब्द पारसी शब्द है एक, दूसरा जो है फारसी शब्द है, तीसरा जो है ईरानी शब्द है, चौथा जो है ईरान का शब्द है। ये हुए आपके 4 विकल्प। तो आप ही बता दीजिए, इन चारों विकल्पों में से आप किसी को चुनेंगे, किसी का चयन करेंगे? हाँ दोस्तों, कई लोगों का जो उत्तर होता है वह फारसी होता है, सही ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये बाकी के सारे गलत हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और यह भी सही है। एग्जाम में जो है ऐसा पूछा नहीं जाएगा। मान लीजिए अगर पारसी नहीं है तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसीलिए चारों सही हैं। क्यों सही हैं तो इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी, आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं मैं। जो फारसी, पहले देखिए हिंदी नाम जिन्होंने दिया
उनका देश का नाम ईरान है, इसलिए ईरान देश का शब्द है, ऐसा कह सकते हैं हिंदी को। उतना ही ना। हाँ, ये हुई बात ईरान के संबंध में। और दूसरा विकल्प के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईरानी, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके राज्य का नाम गुजरात है। वहाँ की भाषा को क्या कहेंगे? गुजराती कहेंगे। जो पंजाब है, वहाँ की भाषा को क्या कहेंगे? पंजाबी कहेंगे। उसी तरह फारसी ईरान देश की भाषा होने के कारण ईरानी, जैसे पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, इसी तरह ईरान देश की भाषा ईरानी कहलाएगी। तो यह भी सही है। और तो तीसरा विकल्प जो है पारसी। जो पारसी शब्द है, यह पार्स नामक एक जगह का है। ईरान देश में एक प्रमुख क्षेत्र का नाम है समझिए, या प्रमुख प्रांत का नाम है समझिए, या एक नगर समझिए, कोई बात नहीं। पार्स प्रांत की जो भाषा है वहाँ के लोगों की, जैसे गुजरात गुजराती, उसी तरह पार्स जो पारसी बन गया है, इसीलिए पारसी भी सही है। लेकिन हम लोग है ना फारसी की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईरान वासियों की भाषा में पा शब्द है, लेकिन अरब के जो लोग हैं अरबी, उनकी भाषा में पा नहीं है, फा है। इसीलिए पा की जगह को फा कहने लगे, यानी फार्स कहने लगे। फार्स की भाषा ही फारसी बन चुकी है। तो इस तरह आपको इतना थियरी नहीं पूछा जाएगा। इन विकल्पों को क्यों सही है, ये कॉन्सेप्ट आपके मन में होने पर ही वह प्रश्न जितना भी घुमा फिरा कर आए, आप उसका उत्तर दे पाएंगे, रटे नहीं। तो आसान से आपको बता दूं, ईरान देश की भाषा है इसलिए ईरान सही है। ईरान देश की भाषा होने के कारण ईरानी कह सकते हैं फारसी को। वहाँ के लोगों में पार्स एक जगह का नाम है, उस जगह के नाम पर पड़ा पारसी। अरब के जो लोग हैं उनकी भाषा में फा है, पा नहीं है, यानी अल्पप्रांत पा नहीं है, महाप्रांत फा है, इसीलिए फारसी नाम दिया गया है। तो हिंदी शब्द हमारे ईरान की देन है, तो ईरान के लिए फारसी शब्द अरबों की देन है। तो ये हुई जो जानकारी है। और दूसरा है, हिंदी शब्द नदी से उपजा नाम है। किस नदी से? सिंधु नदी से उपजा नाम है। अगर बात करें तो केवल हिंदी शब्द ही नहीं, हिंद, हिंदवी, हिंदू, हिंदुई, ये सभी शब्द भी नदी से उपजे हुए नाम हैं। और एक भी लिख दूं, ये सभी नदी से उत्पन्न हुए नाम हैं। कैसे, किस तरह जानकारी हम प्राप्त करेंगे? तो ईरान से शुरू करते हैं। ईरान के लोग व्यापार के लिए समझो, आक्रमण के लिए समझो, और कुछ भी समझो, इस देश के लोग हमारे यहाँ सिंधु नदी के पास आया करते थे। कहाँ आया करते थे? सिंधु नदी के पास आया करते थे। लेकिन वहाँ पर आने के बाद यह शब्द उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि ईरान की भाषा कौन सी है? फारसी। कौन सी भाषा है ईरान की? फारसी। लेकिन ध्यान में रखिए, इसका प्राचीन रूप यानी फारसी नाम पढ़ने से पहले ईरान की
भाषा का नाम अवेस्ता था। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह अवेस्ता भाषा संस्कृत की समकालीन भाषा मानते हैं कुछ भाषा वैज्ञानिक। तो आपको बिट आ सकता है, अगर कोई संस्कृत या ऋग्वेद के समय में होने वाली भाषा इसको मानते हैं कुछ लोग, तो क्या कहोगे? अवेस्ता कहोगे। अब आती है बात, फारसी ईरान की भाषा है। हम कई पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, इनकी भाषा में सा नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर फारसी जो अब देखेंगे तो सा के 3 रूप मिलेंगे। यही वास्तव है। सीन, स्वात, इस तरह के अक्षर आपको मिल जाएंगे, 3 मिलेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से नहीं पूछे जाएंगे, आप डरिए मत। फिर सा क्यों नहीं कहा सार? तो फारसी का जो पुराना रूप है उस भाषा में सा शब्द, सा अक्षर या वर्ण नहीं है। यह कई पुस्तकों में आपको दिखाई देगा, लेकिन आपके लिए बता दूं धा भी नहीं है। आपके लिए बता दूं था भी नहीं है। तो अगर एक पॉइंट में कहें तो अब बता दीजिए, सा की जगह हा कहते थे, धा की जगह दा कहते थे, था की जगह ता कहते थे। यहां पर अनुवाद कीजिए, क्या होगा? सिंध। तो सिंध को क्या कहते थे? हिंद कहते थे। सिंधवी को क्या कहते थे? हिंदवी कहते थे। सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू। ये भी वही है, सिंधु, सिंधुई, सिंधु स्थान। ये बाद वाला रूप है, इसकी ओर ध्यान मत जाइए, लेकिन मैं आपके लिए बता दिया। समझ में आ रहा है ना? फारसी भाषा में प्राचीन रूप में ये अक्षर नहीं थे, तो इन्हीं की जगह इन अक्षरों का प्रयोग करते थे। इसीलिए सिंध हिंदू हो चुका, सिंधवी हिंदवी हो चुका, सिंधु हिंदू हो चुका, सिंधु हिंदू हो चुका, सिंधुई हिंदुई हो चुका, सिंधु संबंधित स्थान को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। तो ये हुई बात नदी से उपजा नाम की, यानी सिंधु नदी से ये सारे शब्द आ चुके हैं। तीसरा बिंदु, हिंदी शब्द से संबंधित तीसरा बिंदु, अपने आप में विशेषण है और अपने आप में विशेषण शब्द है। कैसे? विशेषण शब्द है हिंदी, लेकिन आज के दौर में हिंदी एक भाषा का नाम है तो संज्ञा बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर वह भी लिख रहा हूँ, अपने आप में, अपने आप में संज्ञा है, अपने आप में विशेषण है। दोनों के बारे में हम आसान से जानकारी प्राप्त करेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आपको परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा हिंदी विशेषण है, संज्ञा है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानना जरूरी है। प्रश्न किस प्रकार पूछ सकता है पता नहीं, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए। हिंदी विशेषण है क्योंकि आप ही बता दीजिए, अब तक जो जानकारी प्राप्त की हम, सिंध प्लस ई सिंधी होगा ना, तो सा की जगह हा, धा की जगह दा, हिंद प्लस ई, हिंदी बना। लेकिन विशेषण क्यों कहते हैं इसको? तो इसको अच्छी तरह समझिए। ईरानी भाषा में 2 प्रत्यय हैं, एक जो है ईक प्राचीन रूप में और इसका विकसित रूप ई, दोनों एक ही अर्थ के हैं।
पुराने ज़माने में इसका उपयोग करते थे, पुराने काल में यानी प्राचीन काल में, कुछ विकसित दिनों में इसका उपयोग करते थे। दोनों का अर्थ एक ही है, वह अर्थ है वाला, वाली, वाले। दूध वाला, दूध वाली, दूध वाले, इस प्रकार से समझिए। और इसी ई प्रत्यय का दूसरा अर्थ संबंधित, इसी का तीसरा अर्थ का, की, के। ये तीन हैं। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, दूध संज्ञा है या विशेषण है? संज्ञा है। अगर मैं कहूं दूध वाला तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी तरह यह हिंद कहते ही सिंध आ जाएगा, यानी एक प्रांत का नाम, एक स्थान का नाम, एक नदी का नाम। लेकिन जब ई प्रत्यय जुड़ने पर इसका अर्थ हो चुका है, अब आप ही कह सकते हैं हिंद एक प्रांत है, ई क्या है? वाला। सिंधु प्रांत वाला, हिंद प्रांत वाला, हिंद प्रांत वाली, हिंद प्रांत वाले। तो वाला, वाली, वाले आ जाने पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यही बस इतना ही बात। और संबंधित, हिंद से संबंधित, हिंद वाला, हिंद वाली, हिंद वाले, यानी हिंद में रहने वाला, हिंद में रहने वाली, हिंद में रहने वाले, हिंद से संबंधित, चाहे व्यक्ति क्यों ना हो, वस्तु क्यों ना हो, हीरा क्यों ना हो, और कोई क्यों ना हो। जैसे यह मार्कर है जापान से संबंधित, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये, लेकिन यह मार्कर है जो हमारे इंडिया की ओर से। अच्छा, तीसरा अर्थ जान लीजिए, हिंद का, हिंद का लड़का, हिंद की लड़की, हिंद के लड़के। तो ई का प्रत्यय वाला, वाली, वाले। ये हुई बात, बस इतना ही। इसलिए अपने आप में विशेषण है। और आज के दौर में हिंदी जो है एक भाषा का नाम है, इसलिए आज के दौर में क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। और अपने आप में संज्ञा है, यानी आज के दौर में, अर्थात आज हिंदी शब्द को एक भाषा के रूप में ले रहे हैं, इसलिए भाषा के नाम क्या हो जाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। तो यही बात, तो 4 हो चुके। इज इट क्लियर? ओके। याद रखिए, सार ई का बताए हैं, ईक का नहीं बताए हैं, ये अंतिम में आ जाएगा, यहाँ पर इसका जिक्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह 4 अर्थ हो चुके हैं। अर्थ समझिए, विशेषताएं समझिए, या इसके निहित जानकारी समझिए, कोई भी समझिए, कोई बात नहीं। संज्ञा क्यों है? भाषा का नाम है। विशेषण क्यों है? ई प्रत्यय जुड़ने के कारण। नदी से उपजा नाम है सिंधी, हिंदी। विदेशज है ईरानी। हो चुका। इज इट क्लियर? अब जो है चौथा, भाषा होने के कारण, भाषा का नाम होने के कारण यह संज्ञा कहलाया यह शब्द। अब जो 5वां है, भाषा समूह का नाम है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, भाषा समूह का नाम है। भाषा समूह का नाम है, यानी कई भाषाओं से संबंधित एक नाम है। कैसे? भाषा विज्ञान में हिंदी के कितने उपभाषाएं बताए गए हैं? 5। कौन कौन से? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। तो कितने हुए? 5 उपभाषाएं। इनके सभी फिर उपबोलियां हैं, तो ये सभी भी 18 हैं। कितने हैं कुल मिला के? 18 उपबोलियां हैं। कौन कौन से? खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है, हरियाणवी है, कन्नौजी है,
बुंदेली है, मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, कुमाऊनी है, नेपाली है। नेपाली को कुछ लोग नहीं मानते। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो अभी अभी मैं 15 से बढ़कर ही कह दिया। जो 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं हिंदी के, तो इन सभी को कौन सी भाषा तो कहेंगे, तो हिंदी ही कहते हैं। सभी के सभी हिंदी ही कह देंगे। यह हुआ बात। हिंदी अपने आप में एक भाषा ही नहीं, भाषा समूह का अर्थ भी रखती है। इसी अर्थ में, यानी भाषा समूह के अर्थ में, प्राचीन काल में जब हम हिंद प्लस ई हिंदी कहा, यानी हिंद से संबंधित कह दिया है ना। अब बताइए, अगर ईरानी लोग सिंध प्रांत में आए हैं, हम ही भूत में गए हैं, भूतकाल में पहुंचे हैं, हम वहां पर हैं, मैं भी हूं, समझिए, या मैं आंध्रा से हूं तो तेलुगु भाषी समझिए। आप जो हैं हिंदी भाषी हैं और तमिल भाषी भी वहां पर खड़ा है। क्या यह शब्द केवल हिंदी जानने वाले लोगों के लिए ही कहेंगे ईरानी लोग? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंध प्रांत में जो भी बहुभाषी लोग हैं, उन सभी के लिए एक ही शब्द का उपयोग करते थे, हिंदी। तो अब बताइए, तेलुगु भाषी इसी में आ गया, तमिल भाषी इसी में आ गया, कन्नड़ भाषी इसी में आ गया, मलयाली इसी में आ गया, हिंदी भी इसी में आ गया। सभी के लिए एक ही शब्द उपयोग में लाया जाता था, हिंदी। तो इसलिए भाषा समूह का नाम कहा गया है। तेलुगु भाषी है, हिंदी भाषी हो, कोई भी भाषी क्यों ना हो, उसको क्या कहेंगे? हिंदी। तो भाषा समूह का नाम है। अच्छा, बता दीजिए कितनी उपभाषाएं हैं? 5। कौन कौन से? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, है ना। तो इन 5 की उपबोलियों को, 5 उपभाषाओं को, 18 उपबोलियों को हिंदी नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए कह रहा हूँ, पश्चिमी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी से संबंधित 13 प्रश्न आ चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में। प्रश्न किस तरह होंगे? तो पहला प्रश्न, मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ, आंसर बाद में देखेंगे। पश्चिमी हिंदी से संबंधित बोली कौन सी है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 3 सही होंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। पश्चिमी हिंदी से संबंधित नहीं है, नीचे 4 बोलियों के नाम आ जाएंगे, उनमें से नीचे 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? चौथा, पश्चिमी हिंदी में प्रमुख बोली कौन सी है? तो ये हुए भाई प्रश्न। क्यों पश्चिमी हिंदी से ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं? क्योंकि इसी में 2 अभिप्राय आपके लिए बता रहा हूँ। पहला अभिप्राय, कुछ लोग इन सभी बोलियों को, इन सभी उपभाषाओं को हिंदी के नाम से जानते हैं, ऐसा एक वर्ग। दूसरा वर्ग जो है, वह वर्ग पश्चिम हिंदी की बोलियों को ही हिंदी कहेंगे और अन्यथा दूसरी बोलियों को हिंदी के अंतर्गत नहीं लेंगे। इस प्रकार के लोग भी हैं, जो बहुत कम पुस्तकों में पाई जाती है। मैंने जो कुछ मटेरियल्स, प्रश्न पूछे गए हैं मुझसे, कोचिंग सेंटर जो होते हैं, उनकी पुस्तकों में से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या सर ये सही है, क्या गलत है, इसका थोड़ा विवरण दो। तो इस प्रकार के प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं, तो मुझे भी वहीं पे पता चला। तो पहला क्या है? पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी की श्रेणी में रखा जाता है और दूसरे उपभाषाओं में, दूसरी बोलियों को इस हिंदी के अंतर्गत नहीं रखे जाते। इस प्रकार का एक वर्ग, इसलिए अधिक पूछे जाते हैं पश्चिमी हिंदी से प्रश्न। दूसरा जो है, अब जो मानक रूप है वह खड़ी बोली है। यह खड़ी बोली, यह बोली पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, इसीलिए इसी से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक हो जाती है। तो यह हुआ कारण। छठा जो है, भारतीय या भारत के पर्याय के रूप में, यानी हिंदी का एक अर्थ भारतीयता या भारत का पर्याय का अर्थ बन चुका है। कैसे सर?
तो इसके लिए मैं 3 उदाहरण आपके लिए दे रहा हूं। इकबाल जी का हिंदी है हम, हिंदी है हम, तो है ना। तो यहाँ पर हिंदी है हम क्या है मतलब भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम, तो ये हुई बात। दूसरा जो है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो यहाँ पर हिंद देश यानी क्या है भारत देश, तो भारत का पर्याय आ चुका, भारतीय पर्याय के रूप में भी यहाँ आ चुका है। और तीसरा उदाहरण आज के दौर में भी, आज भी अगर कोई मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाता है तो वहाँ के लोग हमारे इंडियंस को, चाहे वह मुस्लिम क्यों ना हो और कोई क्यों ना हो, तो उनके लिए हिंदी आए हैं, हिंदी आए हैं कहते हैं, ना हिंदू कहेंगे ना दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे, अधिकतम हिंदी आए हैं, इस प्रकार का शब्द वहाँ पे प्रयोग में लाते हैं। तो ये हुई बात भारतीय या भारत के पर्याय के रूप में। ये 3 उदाहरण शायद आपको आ गया होगा। और एक भी है जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहाँ पर हिंदुस्तान दिया गया है, इसीलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर हिंदी के बारे में बताया जा रहा है। 7वां जो है अंतिम वाला खड़ी बोली के रूप में, हिंदी को खड़ी बोली का पर्याय भी मानते हैं, खड़ी बोली को हिंदी का पर्याय भी मानते हैं, क्योंकि हिंदी का जो आज मानक रूप है वह रूप खड़ी बोली से ही अपनाया गया है, इसीलिए खड़ी बोली हिंदी दोनों एक ही मान बैठते हैं। इसलिए खड़ी बोली के अर्थ में भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। और यह हुई बात हिंदी शब्द से संबंधित विशेषताएं समझिए, निहित जानकारी समझिए, अर्थ समझिए, शाब्दिक अर्थ समझिए, सभी एक ही है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी प्राप्त किए हैं हिंदी शब्द के बारे में। क्या जानकारी प्राप्त किए हैं? पहला, विदेश शब्द, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त किए हैं। दूसरा, अपने आप में विशेषण है, कैसे भी लिखें, अपने आप में संज्ञा है भाषा का नाम होने के कारण। विशेषण हिंदी प्लस ई, तो यहाँ पर विदेश के अंतर्गत ईरानी, ईरान, फारसी, फारसी, ये जानकारी कीवर्ड्स। विशेषण है हिंदी प्लस ई, जिसका अर्थ है, ई का अर्थ है वाला, वाली, वाले, काकी के संबंधित कीवर्ड्स, ये हुए हमारे कीवर्ड्स। और संज्ञा एक भाषा का नाम है, बस इतना ही। और भाषा समूह का नाम है। तो इसके अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त की, इन 5 में से एक जानकारी प्राप्त की पश्चिम हिंदी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, खड़ी बोली इसी में आ जाएगी। 13 बिट्स 13 बिट्स आए हैं कम से कम। और जो है नदी से उपजा नाम है, तो नदी से उपजा नाम है के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त की हिंदो, हिंद, हिंदी, हिंदवी आदि, हिंदू या हिंदू, तो ये शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिया। और बाद में हमने जानकारी प्राप्त की तमिल भाषी आए, हिंदी भाषी आए, कोई भी भाषी आए, ईरानी लोग उनको क्या कहते थे, सिंधु प्रांत में रहने के कारण हिंदी ही कहते थे। और बाद में भारतीयता, भारत के पर्याय के रूप में, इसके अंतर्गत कौन सी जानकारी हमने प्राप्त की? इकबाल जी का हिंदी है हम, और बाद में हिंद देश के निवासी, बाद में सऊदी का एक उदाहरण। तो इस प्रकार से हमने जानकारी प्राप्त की। और एक जो है खड़ी बोली, खड़ी बोली के अर्थ में, मानक होने के कारण अर्थ में। तो कुल कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ये हुई बात भाई। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।